जय हिंद दोस्तों। इस वक्त दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा है आयाम, और आज इस प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ आइडिया फोर्स के सीईओ मिस्टर अंकित मेहता जी हैं, और आज हम उनसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि आइडिया फोर्स की स्ट्रैटेजी हमारी आर्म फोर्सेस को लेकर क्या है और किस तरीके से बदलती हुई चुनौतियों को देखते हुए भी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो किस तरीके से अपने ड्रोन को और एडवांस लेवल पर पहुंचा रही है। तो मैं सर से जानने की कोशिश करूंगा। सर, मैं आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आत्मनिर्भर भारत को फोकस करते हुए इस वक्त आइडिया फोर्स कैसे अपने ड्रोन्स को आगे डेवलप कर रही है? देखिए, अगर हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करें तो मैं थोड़ा सा आइडिया फोर्स की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हम 20 साल से ड्रोन्स बना रहे हैं इंडिया के अंदर। हमने इंडिया में एज अ कंपनी 18 साल पहले काम शुरू किया था, और 20 साल से जब हम IIT बॉम्बे में पढ़ाई करते थे तब हमने ड्रोन्स पहली बार बनाने शुरू करे थे। तो उस समय भी ये जो टेक्नोलॉजी है कम्प्लीटली नेसेंट थी, किसी ने इसके बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं था, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं था, जिससे आप आजकल बोलते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी या ओपन सोर्स चीज़ें, जिनको हम आराम से उठा के उनको एक सिस्टम बना के हम डिलीवर कर सकते थे या लॉन्च कर सकते थे। तो इस टेक्नोलॉजी को हमें ग्राउंड से शुरुआत से बनाना पड़ा। तो इसका जो ऑटो पायलट है, जो इसका ब्रेन्स होता है ड्रोन का, वो हमने खुद बनाया है। इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हमें चैलेंजेस आ रहे थे इस टेक्नोलॉजी को लेके फील्ड में डिप्लॉयमेंट में, कंसिस्टेंसी के, रिलायबिलिटी के, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्टैक में इनोवेशन करना पड़ा। ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर हमने बनाया, इंटेलिजेंस के कैपेबिलिटीज़ बनाए, बैटरी पैक्स, स्मार्ट बैटरी पैक्स हमने बनाए हैं, GPS के जो सिस्टम्स हैं वो हमने बनाए हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमने इस टेक्नोलॉजी के अंदर इन हाउस डेवलप करी हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से जब हमने शुरू करा तब ये था भी नहीं इतना ईजिली एक्सेसिबल है, अवेलेबल। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। सर, इंडियन आर्म फोर्सेस आपके ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और वो काफ़ी खुश हैं कि आइडिया फोर्स जैसी कंपनी ने उनको एक ज़बरदस्त ड्रोन्स दिए हैं। रिसेंटली कई बार एक मिस इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में फैली कि क्या आइडिया फोर्स का ही ड्रोन था जो कि हैक हो गया था। तो हैक पॉलिसी को लेकर और जो इस तरीके के सवाल इस वक्त मार्केट में आए हुए हैं, या लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई आइडिया फोर्स का क्या स्टैंड है कि जिस तरीके से ड्रोन्स हैक हुए हैं, या फिर ये खबर कितनी इसमें मतलब कि सच्चाई है, ये तो सर आप ही बता सकते हैं। लेकिन क्या ये जो खबर हुई थी जिसमें कि आपके ड्रोन के बारे में कहा गया था कि ये पाकिस्तान चला गया और वहाँ पर जा कर के उसे पाकिस्तानियों ने उसको अपने पास रख लिया और वापस नहीं किया, तो सर इसको ज़रा आज क्लियर कर दो। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की, इसके अंदर क्या होता है कि 3-4 तरह से सिस्टम के ऊपर आप एक्सटर्नली आप चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, वो ड्रोन के ऊपर एक बीम फेंकते हैं जो जैम कर देती है उसके GNSS को, या उसका GPS आप कह लीजिए, या फिर वो उसका कम्युनिकेशन जैम कर देती है। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो जैमिंग होती है, हैकिंग नहीं होती है। तो बॉर्डर पे ये चलता रहता है। हम भी करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि हम हमारे एडवर्सरी के किसी नेगेटिव इम्पैक्ट को या किसी इनकर्जन को प्रिवेंट कर सकें। हमारे एडवर्सरी भी कर रहे होंगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो टिपिकली टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि वो उसको पता नहीं होता कि वो ग्लोबल पोजीशन में कहाँ है, तो वो विंड के साथ में ड्रिफ्ट कर जाता है सिस्टम। और अगर आप उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास में बहुत ज़्यादा तरीके नहीं हैं उस समय कुछ कर पाने के। तो अगर उसकी वजह से सिस्टम मिसप्लेस होता है, वो कभी हमारी तरफ रह जाएगा, कभी विंड की वजह से कहीं और चला जाएगा। लेकिन हमें ये समझना है कि टेक्नोलॉजी कितनी सिक्योर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टेक्नोलॉजी में कुछ भी ऑनबोर्ड स्टोरी नहीं होता है, तो सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ सिस्टम यूज़ हुआ है, क्या हुआ है, वॉट एवर, राइट। सेकेंड ऑफ ऑल, उनको किसी सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर हैज़ बीन प्रोटेक्टेड। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, और ये क्योंकि ये चलता रहेगा गेम, तो रिक्वायरमेंट इससे क्या बनती है कि हम आगे जाके रेजिलिएंट सिस्टम्स बनाएं और उन रेजिलिएंट सिस्टम्स को हम डिमांड भी करें। तो एज अ कस्टमर दे शुड बी डिमांडिंग रेजिलिएंट सिस्टम्स। उस समय की डिमांड नहीं थी, रियलिटी भी नहीं थी। अब अगर रियलिटी हो रही है, दोनों तरफ से रियलिटी हो रही है, तो ये चीज़ें तो होंगी। तो ऐसा कोई जो इसको रूप दिया जा रहा है हैकिंग का, वैसा कुछ है नहीं, हो नहीं सकता वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी है और एनक्रिप्टेड है पूरा का पूरा, और किसी भी ऐसे सोर्स से नहीं आती है इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी जो कि किसी भी लैंड बॉर्डर कनेक्टेड नेशन से जुड़ा हुआ हो।
तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई हमारे पास अगर इंडियन डिफेंस में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो तो हम वो टेक्नोलॉजी नहीं दें जो कि क्रिटिकल सबसिस्टम ऐसा हो जो कि लैंड बॉर्डर कनेक्टेड से जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारे सिस्टम में पहले से नहीं है, तो वो चैलेंज है ही नहीं। सो एसेंशियली ये चीज़ें उससे एसेंशियली ये सिस्टम बहुत क्लियर है कि ये इंसिडेंट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ जैमिंग, बट उसके लिए जो भी रेजिलियंस क्रिएट करना है वो हम क्रिएट करते हैं। दैट इज़ द कैपेबिलिटी वी हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर्स एंड वी आर डिप्लॉइंग इट ऑन द फील्ड एज वेल। सर अभी तक जो ड्रोन्स हैं आपके वो ISR रोल के लिए हैं, लेकिन नाउ अब जो कॉम्बैट सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब डिमांड बढ़ रही है सेना की भाई हमें आर्म ड्रोन्स चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर की फर्म पे ही इस वक्त ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वो लोग पोटेंशियली काम ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। तो आर्म ड्रोन्स को लेकर आपकी क्या रणनीति है? सी हम लोग डायरेक्टली म्यूनिशन हमारे ड्रोन पे एज अ सोल्यूशन फ्रॉम आर फैक्ट्री नहीं डिलीवर करना चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हम डुअल पर्पस ड्रोन्स बनाते हैं, लेकिन क्या हमारे ड्रोन्स में कैपेबिलिटी है लोड कैरी करने की या किसी लोड को डिलीवर करने की प्रिसाइज वे में, तो वो कैपेबिलिटीज़ हमारे ड्रोन्स में हैं, क्योंकि सिविल में भी कई सारे ऐसे कैपेबिलिटीज़ हमें चाहिए होते हैं फॉर डूइंग पैकेज डिलीवरीज या सम अदर फॉर्म ऑफ एक्शन। सो एसेंशियली ब्रॉड कैपेबिलिटी तो हमें क्रिएट करना ही होता है एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, डुअल यूज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, बट वी आर नॉट इंटेंडिंग टू लोड द बूट आवरसेल्व्स। सर अभी अगर अपनी नेवी की बात की जाए, क्योंकि नेवी के लिए भी ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, और नेवी के लिए तो स्पेशली डेक बेस्ड वाले जो ड्रोन हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसे देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी आपकी नेवी को लेकर है? सी हमने रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी डेवलप करा है जिससे कि हम मूविंग शिप पे भी टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं, हमारे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स की। तो वो हमने वहाँ से काम शुरू करा है। हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं जो हमें लगता है कि एंटी पायरेसी मिशंस में बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। वी आर ऑल्सो बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स दैट मे बी यूज़फुल इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़, तो वो भी हम लोग टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जोल्ट, वो एक बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म हो सकता है फॉर मैनी यूज़ केसेस अराउंड नेवल शिप बेस्ड ऑपरेशंस, और ऐसे सब एप्लीकेशंस के लिए वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क विद द कस्टमर टू डेवलप अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म फॉर देम। On top of that, we have also built our Yeti platform, which is meant for logistics. So, shore-to-ship logistics या ship-to-ship logistics को in a way that is doable, affordable, is something that we are developing for many of these applications. सर अभी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार में गया था जहाँ पे आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के जो मेन हेड हैं मान जी, जनरल मान, उन्होंने हाई एल्टीट्यूड को लेकर एक रिक्वायरमेंट बताई थी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के हाई एल्टीट्यूड को लेकर क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से कि वहाँ पे बैटरी जो है वो और कम काम करती है रादर देन और एरिया के तुलना में, इसके अलावा हार्श कंडीशन होती है जहाँ ड्रोन ऑलरेडी अपनी हाफ कैपेसिटी खो देता है, इस चैलेंज को किस तरीके से आइडिया फोर्स देख रही है? सी हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारे कस्टमर्स ने ओवर 600,000 मिशन या 6 लाख के ऊपर मिशन हमारे ड्रोन्स पे किए हुए हैं, और ये मिशंस 6000 मीटर की ऊंचाई से टेक ऑफ करके भी हुए हैं, ये राजस्थान की गर्मी में भी हुए हैं, -30 डिग्रीज़ में हिमालय में भी हुए हैं, और ये मरीन एनवायरनमेंट में भी हुए हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना, लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर DNA एंड व्हेन वी डेवलप अ सोल्यूशन। तो हम कोई सोल्यूशन ईजिली इंजीनियर नहीं करते हैं जो लो ऑल्टीट्यूड के ही केपेबल हो, क्योंकि हमें पता है कि नीड बहुत सारी हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स के लिए है। तो अगर आप हमारा लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म देखेंगे जो यति हम बना रहे हैं, उसमें भी हम लोग 6500 मीटर की टेक ऑफ की ऊंचाई को कंसिडर करके उस प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं हम लोग। तो वी ऑलवेज इंश्योर कि टेक्नोलॉजी जो हम बनाएं वो उस एनवायरनमेंट में, उस ऑल्टीट्यूड पे भी केपेबल हो ऑपरेशंस के लिए, और उसको करने के लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी पड़ती है। आपको समझना पड़ता है कि अगर ये बैटरी की केमिस्ट्री और उसका बिहेवियर ये है, तो आप उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो वो हम काफ़ी प्रोग्रेसिवली और काफ़ी अच्छे तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और है जो कि रिलेटेड है कि जैसे भारत सरकार की एक स्ट्रांग पॉलिसी आई हुई है कि भाई चाइनीज़ कंपोनेंट्स हमने इस्तेमाल नहीं करने हैं, और बीच में कुछ डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के जो ऑर्डर्स थे उन्हें कैंसिल किया गया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो लोग चाइनीज़ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाइनीज़ कंपोनेंट्स पर क्या डिपेंडेंसी हमारी प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स की कम हो रही है, और ख़ास करके आइडिया फोर्स जैसे कंपनी जो है वो किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर करती है? देखिए, इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 3 तरह से हमें देखना चाहिए इस पूरे इक्वेशन को, राइट। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसमें कोई भी इंटेलिजेंट सब सिस्टम है क्या जो कि गलत कंट्री ऑफ ओरिजिन से ना हो, जिसके अंदर रिस्क ऑफ सैबोटाज हो सकती है या वॉटेवर, तो वो हम इंश्योर करते हैं। तो सबसे पहले वो तो हमारा चेन पूरा सिक्योर है, उसमें वो चैलेंज नहीं है, राइट।
दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास में है या नहीं है, कि कल को कोई हमें रोक सकता है क्या हमारा ही प्रोडक्ट बनाने से, या हमारे कंट्री को जो चाहिए वो काम करने से कोई रोक सकता है क्या। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करते हुए, ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को इंडिजिनाइज़ करना पड़ता है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हम इंडिजिनाइज़ ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ बची हैं तो उनको हम कर भी रहे हैं धीरे धीरे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बहुत क्लियर फैक्टर है, या तो आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज होने चाहिए या फिर आपके पास में लोकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो उन दोनों पे हम फोकस करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है फॉरेक्स, कि वेदर हमारा डॉलर बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब किसी डम्प सब सिस्टम के लिए अगर फॉरेक्स के लिए हमको डिपेंडेंसी है, किसी चीज़ की माइन ही हमारे पास नहीं है, तो उसमें हमारे को हमेशा फॉरेन डिपेंडेंसी रहेगा। तो आई थिंक डम्प सब सिस्टम्स के बारे में इतना नहीं हमें गौर करना चाहिए, बिकॉज इट डजेंट मैटर, उसमें सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है। और जो इंटेलिजेंट सब सिस्टम्स हैं वो किसी भी ज्योग्राफी और कंसर्न से नहीं आने चाहिए, और जो भी चीज़ लगती है कि यार हमको बनाने से हमारी कैपेबिलिटी रोके, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों में हम बहुत डेप्थ में जाके उसको इंजीनियर करते हैं और मैनेज करते हैं। और सर, होमलैंड सिक्योरिटी को लेकर आपका क्या स्ट्रैटेजी है पुलिस फोर्सेस के लिए और पैरामिलिट्रीज़ के लिए, क्योंकि वो लोग भी अब ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुंभ के टाइम पर अभी रिसेंटली बड़े ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया सर्विलांस करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। तो सिविल में और ख़ास करके हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस है, उसके लिए आपकी कोई नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं? सी, उनके लिए भी वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स। तो आज बहुत सारे मिशंस जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म में होते हैं, वो हमारे सिस्टम्स पे ही होते हैं। उन्हीं के दिए हुए इंटेलिजेंस से वो काम अच्छे से हो पाता है। तो ये तो रियलिटी ऑलरेडी है हमारी कि हम यूज़ होते हैं इस एरिया के अंदर, होमलैंड सिक्योरिटी में। अब उस एरिया को जो यूजेज है, उस एरिया के यूजेज के पर्सपेक्टिव से हम लोग और उसमें डेवलपमेंट्स करते हैं बेस्ड ऑन द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। जैसे हमने नेत्रा 5 लॉन्च किया है ताकि वो रेजिलिएंट एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सके, उसके अंदर मॉड्यूलैरिटी हो, वो अलग अलग पेलोड्स, फॉग पेनिट्रेशन, फॉग के सिचुएशन में भी काम आ सके। एंड हम उसके ऊपर इंटेलिजेंस का भी अपलोड कर रहे हैं कि उसके ऊपर एज में इंटेलिजेंस हो, ताकि वो खुद से चीज़ों को डिटेक्ट करके पायलट को हेल्प कर सके फिगर आउट करने में कि हो क्या रहा है सीन में। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि किस तरीके से आइडिया फोर्स काम कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।